हेलो दोस्तों, ज्योग्राफी बाय ललित प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख रहे होंगे। हमारा चैप्टर चल रहा था 11th क्लास एनसीईआरटी ज्योग्राफी भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत वाली पुस्तक हमने स्टार्ट कर रखी थी। उसमें हम आज अध्याय 6 भू आकृतिक जो भू आकृतियां हैं या भू आकृतिक कारक है उसका हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। इससे पहले एक पार्ट हम कल कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। प्रवाहित जल द्वारा निर्मित अपरदनात्मक स्थलाकृतियां कौन कौन सी है? हमने कल प्रवाहित जल की बात की थी। अब उस प्रवाहित जल के माध्यम से कौन कौन से स्थलाकृतियां बनती है, अपरदनात्मक अलग बनती है और निक्षेपणात्मक अलग बनती है, हम उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो प्रवाहित जल द्वारा निर्मित अपरदनात्मक स्थलाकृतियों की बात करें तो बनती है घाटियां। घाटियां क्या होती है? तो इनका निर्माण छोटी व क्षुद्र सरिताओं से होता है। ठीक है, ये क्षुद्र सरिताएं धीरे धीरे लंबी होकर अवनालिका बना देती है, धीरे धीरे लंबी होकर ये अवनालिका बना लेती है और अवनालिका धीरे धीरे गहरी और चौड़ी होकर घाटियों के रूप में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, जैसे बात करें तो व्याकार की घाटियां, गोर्ज और कैनियन, ये सब इसका उदाहरण है। गोर्ज की बात करें तो ये सकरी व गहरी घाटी है जिसके दोनों पार्श्व यानी जो किनारे हैं वो तीव्र ढाल वाले होते हैं। जो गोर्ज है ये सकरी और गहरी घाटी है जिसके दोनों पार्श्व तीव्र ढाल वाले होते हैं, मतलब जो किनारे हैं वो दोनों तीव्र ढाल वाले होते हैं गोर्ज के किनारे। ठीक है, जिसके दोनों पार्श्व तीव्र ढाल वाले होते हैं। चौड़ाई तल व ऊपरी भाग में समान होता है। ठीक है, कैनियन की बात करें तो गोर्ज का ही दूसरा रूप कैनियन है। गहरी व खड़ी ढाल वाली घाटी कैनियन तल की अपेक्षा ऊपरी भाग में चौड़ा होता है। जो गहरी और खड़े ढाल वाली जो घाटी होती है वो कैनियन तल की अपेक्षा ऊपरी भाग में चौड़ी होती है। ठीक है, ठीक है, कैनियन तल की अपेक्षा ये चौड़ी होती है। अब हम बात करें कि चट्टानों के प्रकार व संरचना पर घाटी का प्रकार निर्भर करता है। जो चट्टानों के प्रकार है, जो जैसी चट्टानें मिलेगी वैसी वहां पर उसकी संरचना घाटी का प्रकार निर्भर करता है। तो जैसे चट्टानों के प्रकार व संरचना पर ही घाटी का प्रकार निर्भर करता है। गोर्ज कठोर चट्टान में जबकि कैनियन अवसादी अवसादी चट्टान में बनता है। जो गोर्ज है वो कठोर चट्टान में बनता है, मतलब जैसी चट्टान मिलती है वो सही संरचना बनती है, घाटी बनती है। तो गोर्ज गोर्ज कठोर चट्टान में जबकि कैनियन अवसादी क्षैतिज संचरण में बनता है। कावेरी नदी की घाटी में होने देखो, कावेरी नदी की घाटी में होगेनेकल क्या है? होगेनेकल गोर्ज, ये धर्मपुरी तमिलनाडु में है। कावेरी नदी की घाटी में होगेनेकल गोर्ज जो कि धर्मपुरी तमिलनाडु में बना हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से हमने गोर्ज और कैनियन इसके उदाहरणों की बात करी। फिर देखते हैं हम जल गर्तिका और अवनमित कुंड। दो चीजें हैं, एक तो जल गर्तिका, एक अवनमित कुंड। जल गर्तिका क्या है? तो पहाड़ी क्षेत्रों में नदी के तल में अपरदित छोटी चट्टानी टुकड़े छोटे छोटे गर्तों में फंसकर वर्ताकार रूप में घूमते हैं। मतलब जो पहाड़ी क्षेत्र है उसमें नदी के जो तल है उसमें अपरदित छोटे जो जो चट्टानों के टुकड़े हैं। पहाड़ी क्षेत्र है उसमें नदी के तल में अपरदित छोटे जो चट्टानी टुकड़े हैं छोटे गर्तों में फंसकर वर्ताकार रूप में घूमते हैं, जिन्हें जल गर्तिका कहते हैं। मतलब पहाड़ी क्षेत्रों में नदियों के तल में जो छोटे चट्टानी टुकड़े हैं वो उसमें फंसकर और एक तल में घूमते रहते हैं, उसको हम जल गर्तिका कहते हैं। जलप्रपात की तली में जलप्रपात की तली में विशाल व गहरे कुंड अवनमित कुंड कहलाते हैं। जो जलप्रपात है, जलप्रपात की तली में विशाल व गहरे कुंड, जलप्रपात की जो तली है, जलप्रपात की तली में आप जलप्रपात तो जानते ही है। ठीक है, जो पानी गिरता है, जलप्रपात की तली में विशाल यानी बहुत विशाल व गहरे कुंड क्या कहलाते हैं? अवनमित कुंड कहलाते हैं। आपसे पूछेंगे अवनमित कुंड क्या है, तो जलप्रपात की जो तली है उसमें विशाल और गहरे गहरे कुंड अवनमित कुंड कहलाते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं हम अधकर्तित विसर्प या गभीरीभूत विसर्प क्या है। अध का मतलब नीचे होता है, नीचे की ओर कटा हुआ विसर्प होता है। ठीक है, तो अधकर्तित विसर्प या गभीरीभूत विसर्प की बात करें तो नदियां जब मंद ढाल को प्राप्त करती है, ठीक है,
क्या होता है ये अधकर्तित विसर्ग? तो नदियां जब मंद यानी मंद ढाल को प्राप्त करती है तब पार्श्व अपरदन करती है। मतलब नदियां जब धीमी गति में होती है, नदियों की गति धीमी होती है, मंद होती है, तब वो पार्श्व अपरदन करती है, मतलब किनारों पर अपरदन करती है। क्षैतिज अपरदन अधिक होने के कारण नदियां मंद ढालों पर बहती हुई नदियां विकृत व टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है और नदी का आकार सर्प जैसा हो जाता है, जिसको नदी विसर्प कहते हैं। मतलब धीरे होकर नदियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, जिससे जिससे बने जो आकृति होती है वो नदी विसर्प कहलाती है। ठीक है। चट्टानी बागों में गहरे कटे हुए विसर्प विस्तृत विसर्प कहलाते हैं। जो चट्टानी बाग है, उस चट्टानी बागों में गहरे और कटे हुए जो विसर्प होते हैं वो विस्तृत विसर्प कहलाते हैं। ठीक है। नदी वेदिका बनती है। एक नदी वेदिका क्या है? तो नदी वेदिकाएं प्रारंभिक बाढ़ मैदानों या पुराने नदी घाटियों के तलों में के चिन्ह हैं। ठीक है। जो नदी वेदिका है वो प्रारंभिक बाढ़ के मैदानों या पुरानी नदी घाटियों के तलों के चिन्ह है। ठीक है। उन तलों में पाए जाने वाले चिन्ह है प्रारंभिक बाढ़ मैदानों और नदी घाटियों के तलों के चिन्ह है। ठीक है। नदी वेदिकाएं बाढ़ में लंबवत अपरदन से निर्मित होती है। जो नदी वेदिकाएं हैं वो बाढ़ में लंबवत अपरदन से निर्मित होती है। ठीक है। नदी वेदिकाएं बाढ़ में लंबवत अपरदन होता है, उससे निर्मित होती है। युग्मित वेदिकाएं क्या है? तो नदी तल में दोनों तरफ समान ऊंचाई, इधर भी समान और इधर भी समान, तो ये है युग्मित वेदिका। और एक तरफ समान और एक तरफ असमान, दोनों अलग अलग आकृति है, तो ये अयुग्मित वेदिका कहलाती है। ठीक है। निक्षेपित स्थल रूप की अब हम बात करेंगे। हमने अपरदनात्मक स्थल रूप देख लिए। प्रवाहित जल के द्वारा कौन कौन से अपरदनात्मक स्थल रूप बनते हैं? घाटिया, गोर्ज, कैनियन, ठीक है, जलगर्तिका, अवनमित कुंड, अधकर्तित विसर्प या गंभीरीभूत विसर्प। ठीक है। अब हम निक्षेपित स्थल रूप के बारे में बात करें तो सबसे पहले बनता है जलोढ़ पंख। जलोढ़ पंख क्या होता है? तो नदी जब उच्च स्थलों से बहती हुई गिरिपद व मंद ढाल के मैदानों में प्रवेश, मतलब जब नदी ऊपर के उच्च बड़े बड़े उच्च स्तर पर बहती हुई मंद ढाल में जब वो प्रवेश करती है, पर्वतों के गिरिपद में जब वो प्रवेश करती है, मंद ढाल के मैदानों में प्रवेश करती है, तब गिरिपद क्षेत्र में जलोढ़ का जमाव होता है, इसे जलोढ़ पंख कहते हैं। तब जब वह गिरिपद क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वहां पर जलोढ़ का कुछ जमाव हो जाता है गिरिपद क्षेत्र में, या भारी व स्थूल पदार्थों का जमाव होता है, क्योंकि नदी मंद ढाल में इनका परिवहन करने में सक्षम नहीं होती है। इस प्रकार से जलोढ़ पंख बनते हैं। जलोढ़ पंख शंकु के आकार के होते हैं। ठीक है। इस शंकु के आकार के होते हैं। इस प्रकार से हमने देखा कौन कौन सी आकृतियां बनती है, अपरदन आकृतियां। और इससे आगे हम और निक्षेपित जो स्थल रूप है उनको देखेंगे। हमने एक निक्षेपित स्थल रूप तो कंप्लीट कर लिया है, जलोढ़ पंख। एक बार इसका पूरी स्लाइड का रिवीजन करवा देता हूं मैं आपको। देखो, प्रवाहित जल द्वारा निर्मित अपरदनात्मक स्थलाकृतियां, घाटियों का निर्माण छोटी व सुदृढ़ सरिताओं से होता है। ये सुदृढ़ सरिताएं धीरे धीरे लंबी होकर अवनालिका बनाती है। अवनालिका धीरे धीरे गहरी और चौड़ी होकर घाटियों का निर्माण करती है। ठीक है। जैसे वी आकार की घाटी, गोर्ज और कैनियन। गोर्ज क्या है? तो सकरी व गहरी घाटी है। ठीक है। गोर्ज क्या है? तो गोर्ज एक तो सकरी और गहरी घाटी है, जिसके दोनों पार्श्व यानी किनारे तीव्र ढाल वाले होते हैं और चौड़ाई तल व ऊपरी भाग में समान पाई जाती है। कैनियन क्या है? तो कैनियन गोर्ज का ही दूसरा रूप है। ये गहरी व खड़े ढाल वाली घाटी है। कैनियन तल की अपेक्षा ऊपरी भाग में चौड़ा होता है। ठीक है। तल में इतना चौड़ा नहीं होता है जितना कि ऊपरी भाग में होता है। वो चट्टानों के प्रकार व संरचना पर घाटी का प्रकार निर्भर करता है। जैसी चट्टानें उस प्रकार की घाटी वहां बनती है। गोर्ज कठोर चट्टान में, जबकि कैनियन अवसादी चट्टान क्षैतिज संचरण में बनता है। कावेरी नदी की इंपोर्टेंट उदाहरण है। कावेरी नदी की घाटी में होगेनेकल क्या है? कावेरी नदी की घाटी में होगेनेकल गोर्ज धर्मपुरी तमिलनाडु में बना हुआ है। जलगर्तिका या अवनमित कुंड की बात करें तो पहाड़ी क्षेत्रों में नदी के तल में अपरदित छोटे चट्टानी टुकड़े छोटे गर्तों, पहाड़ी क्षेत्रों में नदी के तल में अपरदित छोटे चट्टानी टुकड़े छोटे गर्तों में फंसकर वर्ताकार घूमते हैं, जिन्हें जलगर्तिका कहते हैं। जलप्रपात के तले में विशाल व गहरे कुंड पाए जाते हैं, जिन्हें हम अवनमित कुंड कहते हैं। अधकर्तित विसर्प या गंभीरीभूत विसर्प की बात करें तो नदियां जब
यानी नीचे की ओर कटाव। नदियां जब मंद ढाल को प्रभावित करती है तब पार्श्व अपरदन करती है। क्षैतिज अपरदन अधिक होने के कारण नदियां मंद ढालों पर बहती हुई नदियां वक्रित यानी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है और नदी का आकार सर्प जैसा हो जाता है, जिससे नदी विसर्प कहते हैं। चट्टानी भागों में गहरे कटे हुए विसर्प विस्तृत विसर्प कहलाते हैं। नदी वेदिका की बात करें तो नदी वेदिकाएं प्रारंभ में बाढ़ के मैदानों या पुरानी नदी घाटियों के तलों के चिन्ह हैं। नदी वेदिकाएं बाढ़ के लंबवत अपरदन से निर्मित होती है। और युग्मित वेदिकाएं क्या है, तो दोनों तरफ अगर समान आकृति है, जब नदी तल में दोनों तरफ समान ऊंचाई हो तब युग्मित आकृति बनती है, और असमान होने पर अयुग्मित आकृति बनती है। निक्षेपित स्थल रूप क्या है, तो जलोढ़। सबसे पहला निक्षेपित स्थल रूप है जलोढ़। जब नदी उच्च स्थानों से बहती हुई गिरिपद व मंद ढाल में प्रवेश करती है तब गिरिपद में कुछ जमाव कर देती है। गिरिपद के क्षेत्र में जलोढ़ का जमाव होता है, इसे जलोढ़ कहते हैं। या भारी व स्थूल पदार्थों का जमाव होता है, क्योंकि नदी मंद ढाल में इनका परिवहन करने में सक्षम नहीं होती है और इनकी आकृति शंकु की जैसी होती है। आगे हम निक्षेपित और स्थल रूप पढ़ते हैं। अब हम आगे बात करते हैं डेल्टा की। हम प्रवाहित जल के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों की हम बात कर रहे थे, जिसमें हम निक्षेपात्मक स्थलाकृतियों के बारे में देख रहे थे। अपरदनात्मक हमने कंप्लीट कर ली। फिर हम डेल्टा की बात करते हैं, तो डेल्टा क्या होता है, तो डेल्टा जलोढ़ पंख की तरह ही होता है, लेकिन स्थान भिन्न भिन्न हो सकते हैं। जो डेल्टा है ये जलोढ़ पंख की तरह होता है, लेकिन इसका जो स्थान है वो स्थान भिन्न भिन्न होते हैं। ये अलग अलग जगह पर उत्पन्न होते हैं या फिर बनते हैं। ठीक है। नदी द्वारा लाया गया पदार्थ जब समुद्र के किनारे बिखेर दे तब उसे डेल्टा कहते हैं। नदी के द्वारा जो भी पदार्थ लाया जाता है उस पदार्थ को अगर समुद्र के किनारे बिखेर दे तो उसको डेल्टा कहते हैं। बाढ़ करत मैदान क्या होता है, तो नदियों के द्वारा बाढ़ के समय निक्षेपित जलोढ़ से निर्मित मैदान को बाढ़ करत मैदान कहते हैं। मतलब नदियों के द्वारा जो मलबा या फिर जो निक्षेप लाया जाता है, उनको जो निक्षेप को बिछा दिया जाता है उस क्षेत्र को बाढ़ करत मैदान कहते हैं। सक्रिय बाढ़ मैदान क्या है, तो नदी तल के क्षेत्र को सक्रिय बाढ़ मैदान कहते हैं। असक्रिय बाढ़ मैदान क्या है, तो तल से ऊंचाई पर जो बाढ़ मैदान है, तल से ऊंचाई पर जो बाढ़ मैदान है उसको असक्रिय बाढ़ मैदान कहते हैं। नोट लगा के याद रखना, अगर बाढ़ मैदान नदी के डेल्टा क्षेत्र में बनता है तो उसे डेल्टा मैदान कहते हैं। ठीक है। अगर बाढ़ का जो मैदान है वो नदी के अगर डेल्टा क्षेत्र में बन गया तो उसको हम डेल्टा के मैदान कहते हैं। ठीक है। प्राकृतिक तटबंध बनते हैं, निक्षेपण आकृति होती है एक तरह से। प्राकृतिक तटबंध क्या होते हैं, तो नदी का जल उतर जाने के बाद, जब नदी का जल तेज प्रवाह रहता है तो नदी का जल उतर जाने के बाद दोनों पार्श्व यानी किनारों पर रेत का जमाव हो जाता है, उसको प्राकृतिक तटबंध कहते हैं। रेत के घर जैसे बन जाते हैं जो प्राकृतिक आपदाओं वगैरह के कारण ढह जाते हैं। ठीक है। ये होते हैं प्राकृतिक तटबंध। ठीक है। रेत से बनाए होते हैं। नदी रोधिका या फिर विसर्पी रोधिका क्या है, नदी रोधिका या फिर विसर्पी रोधिका क्या है, तो विसर्प के अवतल ढाल पर जो विसर्प होता है उस विसर्प के अवतल ढाल पर इनका जमाव होता है और इनकी चौड़ाई वो परिच्छेदिका लगभग एक समान होती है। नोट लगा के याद रखना कि विसर्प ये स्थल रूप न होकर एक प्रकार का चैनल होता है। क्या, जो विसर्प है ये एक तरह का स्थल रूप न होकर के एक तरह का हम चैनल इसको हम मानते हैं। प्रवाहित जल कोरियोलिस बल प्रवाहित जो जल है वो कोरियोलिस प्रभाव से निक्षेपित होता है। अवतल किनारे कटाव किनारों के नाम से भी जाने जाते हैं। जो अवतल किनारे हैं उनको कटाव किनारे भी कहते हैं। कई बार अधिक अपरदन से तीव्र कगार बन जाते हैं। अवतल किनारों का ढाल मंद होता है। ठीक है। ये तो हो गया हमारा प्रवाहित जल के द्वारा निर्मित निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियां। अब हम बात करते हैं भूमिगत जल। जो भौम जल है वो क्या है, उसके द्वारा कौन कौन सी निक्षेपणात्मक और अपरदनात्मक स्थलाकृति बनाई जाती है। तो भौम जल के द्वारा जो भूमिगत जल है, धरातलीय जल अंतःस्तरण के माध्यम से भूमि के आंतरिक भागों में पहुंचता है। मतलब जो धरातलीय जल है वो अंतःस्तरण जो भी बंद होते हैं उनके माध्यम से भूमि के आंतरिक भागों में पहुंचता है। जल का क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर प्रवाह चट्टानों के अपरदन का कारण बनता है। ठीक है। जल का जो भी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर प्रवाह है वो चट्टानों के अपरदन का कारण बनता है। भौम जल में पदार्थों के परिवहन का स्थल रूप बनने में योगदान नगण्य है।
जो भौम जल है उसमें पदार्थों के परिवहन का स्थल रूप बनने का योगदान नगण्य है। भूमिगत जल का कार्य केवल विशेष चट्टानों में जिनमें कैल्शियम कार्बोनेट की प्रधानता पाई जाती है उनमें ही भूमिगत जल का कार्य केवल विशेष चट्टानों में ही पाया जाता है, सभी में नहीं पाया जाता है। भूमिगत जल का कार्य केवल उनमें पाया जाता है जिनमें कैल्शियम कार्बोनेट की प्रधानता पाई जाती है। उदाहरण के लिए चूना पत्थर, डोलोमाइट। अब कास्ट शिलाकृतियों की हम बात करें, कास्ट शिलाकृतियां क्या होती है, तो किसी भी चूना पत्थर व डोलोमाइट चट्टान के क्षेत्र में, किसी भी चूना पत्थर या फिर डोलोमाइट चट्टान के क्षेत्र में भौम जल के द्वारा घुलनशील व निक्षेपण से बने स्थल रूप को हम कास्ट शिलाकृति कहते हैं। मतलब जो भी किसी भी चूना पत्थर या डोलोमाइट क्षेत्र है, चूना पत्थर व डोलोमाइट चट्टानों के क्षेत्र में भौम जल के द्वारा घुलनशील व निक्षेपण से बने स्थल रूप को हम कास्ट शिलाकृति कहते हैं। नामकरण कहाँ से दिया, ये जो कास्ट शिलाकृति है इसका नाम कास्ट शिलाकृति कहाँ से दिया गया, तो एड्रियाटिक सागर के तट पर स्थित बाल्कन कास्ट क्षेत्र में चूना पत्थर चट्टानों में विकसित स्थल रूपों के कारण इसका नाम क्या दिया गया, कास्ट शिलाकृति दिया गया। ठीक है, एक बार फिर से हम इसका रिवीजन कर लेते हैं। हमने देखा कि डेल्टा क्या है, तो डेल्टा जलोढ़ पंख की तरह ही होता है लेकिन ये इनके स्थान भिन्न भिन्न होते हैं। नदी द्वारा लगभग लाया गया, नदी के द्वारा लाया गया पदार्थ जब समुद्र के किनारे बिखेर देते हैं, नदी के द्वारा जो भी पदार्थ लाया जाता है उसको समुद्र के किनारे बिखेर देते उसको हम डेल्टा कहते हैं। बाढ़कृत मैदान, नदियों के द्वारा बाढ़ के समय निक्षेपित जलोढ़ से निर्मित मैदान को बाढ़कृत मैदान कहते हैं। सक्रिय बाढ़ मैदान, नदी के तल के क्षेत्र में मैदान। असक्रिय बाढ़ मैदान, तल से ऊंचाई पर बड़े मैदान। नोट लगाए, अगर नोट लगा के याद रखना, अगर बाढ़ मैदान नदी के डेल्टा क्षेत्र में बनता है तो उसे डेल्टा का मैदान कहते हैं। प्राकृतिक तटबंध क्या है, तो नदी का जल उतर जाने के बाद दोनों पार्श्व पर रेत का जमाव हो जाता है, उसको प्राकृतिक तटबंध कहते हैं। नदी रोधिका या विसर्पी रोधिका क्या है, तो विसर्प क्या, उतर ढाल पर जमाव। इसकी चौड़ाई व परिच्छेदिका लगभग एक समान होती है। विसर्प ये स्थल रूप न होकर एक प्रकार का चैनल प्रारूप है। ठीक है, प्रवाहित जल कोरियालिस प्रभाव से निक्षेपित होता है। अवतल किनारों को कटाव किनारे के नाम से भी जाना जाता है। कई बार अधिक अपरदन से तीव्र कगार बन जाते हैं। अवतल किनारों का ढाल मंद होता है। भौम जल की बात करें, हम भूमिगत जल की बात करें तो धरातलीय जल अंतःस्तरण के माध्यम से भूमि के आंतरिक भागों में पहुंचता है। जल का क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर प्रवाह चट्टानों के अपरदन का कारण बन सकता है। भौम जल में पदार्थों के परिवहन का स्थल रूप बनाने में योगदान नगण्य है। भूमिगत जल का कार्य केवल विशेष चट्टानों में जिनमें कैल्शियम कार्बोनेट की प्रधानता पाई जाती है, जैसे चूना पत्थर और डोलोमाइट, इंपोर्टेंट है। कास्ट शिलाकृति क्या है, तो किसी भी चूना पत्थर या डोलोमाइट चट्टानों के क्षेत्र में भौम जल द्वारा घुलनशील व निक्षेपण से बने स्थल रूपों को कास्ट शिलाकृति कहते हैं। नामकरण कहाँ से दिया गया, एड्रियाटिक सागर के तट पर स्थित बाल्कन कास्ट क्षेत्र में चूना पत्थर चट्टानों में विकसित स्थल रूप से इसका नामकरण किया गया। ठीक है, इस प्रकार से हमने आज सेकंड पार्ट कंप्लीट कर लिया है। कल हम इसका तीसरा पार्ट पढ़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।